अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ्स की बुक काउंटडाउन बुक 6 सेकंड एडिशन का फर्स्ट यूनिट देख रहे थे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सेट्स। और उसकी एक्सरसाइज 1A 1B 1C कर ली थी। अब हम 1D करने के लिए जो रीडिंग ज़रूरी है उसको देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत आसान चैप्टर बनाए हैं। ये चैप्टर चूँकि बिल्कुल इंट्रोडक्टरी सेट्स का चैप्टर है, इसमें बहुत आसान बातें हैं। तो घबरा के मत पढ़िएगा, क्योंकि जब बच्चा घबरा के कोई चीज़ पढ़ता है ना, जहन में पहले ही प्रेशराइज्ड होता है कि पता नहीं बहुत मुश्किल नई चीज़ें आ गई, तो उसको आसान चीज़ भी समझ में नहीं आती। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी से समझा देता हूँ। बहुत इजी सी रीडिंग है इसमें करने की। फिर आप उसको तफसील से अगेन मज़ीद पढ़ना चाहें तो एक दो दफ़ा गुजार लीजिएगा। ठीक है, तो बात हो रही है सेट्स की, कुछ टाइप्स की। कुछ मुख्तलिफ़ तरह के सेट्स होते हैं। सेट्स पीछे क्या होते हैं, कैसे होते हैं, अभी हम पढ़ते ही चले जा रहे हैं और नई नई चीज़ें सीखते जा रहे हैं। अब पीछे हमने वेन डायग्राम भी देख ली थी। तो अब बात कर रहे हैं, देयर आर सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट्स, लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स। एक सेट होता है जिसको हम कहते हैं फाइनाइट सेट। क्या कहते हैं जनाब? फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब होता है जिसको गिन सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज़ों का सेट जिनको गिना जा सकता है फाइनाइट सेट कहलाता है। रीडिंग मुझे करके देने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ गई होगी बात। जैसे कि एक साल में कितने महीने होते हैं, फाइनाइट सेट है। जैसे कि 20 तक की गिनती, फाइनाइट सेट है। जैसे 20, इन्होंने एग्जांपल दी 20 तक के परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर किसको कहते हैं? 4, 9, 16, 25, इनको परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, जो दो सेम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके निकाले जाते हैं। 2 2 ज़ा 4 होता है, 3 3 ज़ा 9 होता है, 4 4 ज़ा 16 होता है, 5 5 ज़ा 25 होता है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर लेस देन 20 कौन कौन से हैं? 4 9 16 ही हैं। तो गिने जा सकते हैं ना, 3 ही हैं, गिने जा सकते हैं। तो ऐसे तमाम नंबर्स जो किसी सेट में हों, जिनको, या ऐसी तमाम एलिमेंट्स किसी सेट के, कोई ऐसा सेट हो जिसमें ऐसे एलिमेंट्स हों जिनको आसानी से गिना जा सकता हो, उस सेट को फाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ का सेट हो जिसको गिना ना जा सकता हो, तो उसको कहते हैं इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल कहा जाए आसमान पर जितने तारे हैं उनका सेट, वो गिने नहीं जा सकते, इनफाइनाइट सेट है। अगर कहा जाए कि 10 से ऊपर की गिनती, अब 10 से ऊपर तो गिनती चलती चली जाएगी, इनफाइनाइट सेट है। ये बात उन्होंने यही की है, 10 से ऊपर की गिनती। या आपके ज़मीन में कितनी रेत है उसकी गिनती इनफाइनाइट है, गिनी नहीं जा सकती। तो ऐसी चीज़ों को इनफाइनाइट सेट कहते हैं, ऐसे सेट्स को जिनके अंदर एलिमेंट्स को गिना ना जा सकता हो। ठीक है, बस ये डेफिनेशन याद करनी है अभी फ़िलहाल अपना, कुछ भी नहीं है। डेफिनेशन पता होगी, अल्फाज याद होंगे कि ये जार्गन्स क्या हैं, तो आपके सवाल हो जाएंगे सारे। फिर एक सेट होता है, उसको कहते हैं यूनिट सेट। यूनिट सेट क्या कहते हैं? एक ऐसा सेट जिसमें एक ही नंबर हो, जिसमें एक ही नंबर हो, यूनिट सेट कहलाता है। उसको सिंगलटन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात इन्होंने यहाँ लिखी हुई है। जैसे कि ए एक सेट है जिसमें सिर्फ 10 है, यूनिट सेट कहलाएगा। एक ऐसा सेट जिसमें कुछ भी ना हो, उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। तो एम्प्टी सेट को लिखने का एक तरीका होता है कि दो ब्रैकेट्स लगा के आप खाली छोड़ देते हैं, या फिर ये इसको नल से, ये ऐसे ज़ीरो लगा के ऐसे मार देते हैं, तो ये नल कहलाता है। तो नल सेट, वाइड सेट, एम्प्टी सेट, तीनों एक ही के नाम हैं। ठीक है, जिसमें कुछ ना हो। फिर दो सेट्स कहलाते हैं डिसजॉइंट, जब दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मिलता ना हो। जैसे कि ई और एफ दो सेट हैं, एक के एलिमेंट हैं 2 3 4, एक के एलिमेंट है 5 6 7, तो दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। जैसे कि मैं कहूँ जनवरी फरवरी मार्च एक सेट बना दिया, अप्रैल मई जून दूसरा सेट बना दिया। अब ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिलते, सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं एक दूसरे से उनका कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तो डिसजॉइंट सेट हैं। अगर ऐसा होता कि इनमें से एक के अंदर 3 भी होता, तो अब ये डिसजॉइंट नहीं रहते, बल्कि ये क्या हो जाते? ये ओवरलैपिंग सेट हो जाते। ओवरलैपिंग सेट क्या होते हैं? तो ओवरलैपिंग सेट अगेन ऐसे सेट्स होते हैं जिसके कम से कम कोई एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट दोनों में मौजूद हो। जैसे उन्होंने यहाँ बताया, एक सेट है G1 2 5, दूसरा सेट है 2 3 4, तो इसमें 2 जो है वो ओवरलैपिंग है। वेन डायग्राम बनती है इनकी तो ऐसे बनती है कि दो सेट्स ऐसे रखे जाते हैं कि जो ओवरलैपिंग चीज़ें नहीं होती, एलिमेंट नहीं होते, उनको बाहर रखते हैं, और जो ओवरलैपिंग होते हैं उनको दोनों सेट्स के बीच में ओवरलैप करके दिखा देते हैं। बहुत आसान है। जैसे कि मैं एक सेट बोलूँ पीर मंगल बुध, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, अब एक सेट बनाऊँ वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, तो वेंसडे दोनों में ओवरलैपिंग हो रहा है, तो इसलिए दोनों सेट मिलके कहलाए जाएंगे, ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। इसी तरह से इक्विवेलेंट सेट वो कहलाते हैं, इक्विवेलेंट सेट वो कहलाते हैं जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं। ठीक है, अगर आप ये देखिए तो सेट जी और सेट एच इक्विवेलेंट भी हैं, क्योंकि दोनों में तीन तीन चीज़ें हैं। अंदर की चीज़ें एक जैसी हैं या नहीं है ये मैटर नहीं करता। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो तो कहेंगे कि इक्विवेलेंट है। सही है, आसान सी बात है। 1 2 3
का एक सेट बना लें और 3 4 5 6 का एक सेट बना लें, तब भी इक्विवेलेंट होंगे। अच्छा, लेकिन अगर किसी सेट के अंदर की चीज़ें बिल्कुल सेम हो जाएं, जैसे कि एक सेट है 2 4 और 6 और दूसरा सेट है कि 2 का टेबल 7 से नीचे नीचे तक, ये लिखा है ना नीचे, 2 का टेबल 7 से नीचे नीचे तक, तो ऐसे बोलते हैं 2 का टेबल 7 से नीचे नीचे तक क्या होगा, 2 4 6, और 2 4 6 को ऐसे लिख दें, तो दोनों बिल्कुल एक ही बात हो रही है जी, एक ही बात हो रही है। तो फिर इसको कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। यूँ कह लें कि मेरे घर में 3 बच्चे हैं, अहमद, आसिम और अकबर। मैं कहूँ मेरे बच्चे, और मैं कहूँ अहमद, आसिम, अकबर। ये 2 अलग अलग सेट बनाए मैंने, लेकिन दोनों सेट इक्वल सेट कहलाएंगे, दोनों बिल्कुल सेम हैं। ठीक है, इक्वल और इक्विवेलेंट में फ़र्क है कि इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ़ चीज़ें सेम होना ज़रूरी है, यानी 3 चीज़ें इसमें थी तो चीज़ें इसमें हो, चाहे वो चीज़ें आपस में मिलती जुलती ना हो, इक्विवेलेंट हो जाएगा। लेकिन अंदर की चीज़ें बिल्कुल एक जैसी हो जाए तो हम कहेंगे इक्वल सेट है। ठीक है भाई, आसान ही बात थी बहुत। फिर एक यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट मैंने पहले ही बताया था, एक्सरसाइज 1C के दौरान ही बताया था कि यूनिवर्सल सेट इज़ अ सेट विच कंटेन्स ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन। फॉर एग्जांपल, आपने कहा एक सेट में बना रहा हूँ जून जुलाई अगस्त, एक सेट में बना रहा हूँ अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 2 सेट हैं। अब इसका एक यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा मंथ्स ऑफ द ईयर। वो बता रहा होगा कि सारे जो अभी कंसिडरेशन में जितने सेट्स, सब सेट्स की बात हो रही है वो सब इसमें आ जाएंगे। जैसे मैं कहूँ कि मेरे स्कूल की एक क्लास में एक बच्चा है, क्लास 3 में 3 लड़के हैं, खालिद, अंजुम और असलम, और क्लास 3 में 3 लड़कियां हैं, अस्मा, सारा और ख़दीजा। तो ये 2 अलग अलग सेट हैं, लेकिन इनका यूनिवर्सल सेट मैं बना सकता हूँ द क्लास 3। अब क्लास 3 यूनिवर्सल सेट हो गई, जो भी अभी हम डिस्कस कर रहे थे सेट, वो सब इसमें पाए जाएंगे। ठीक है, मुश्किल बात तो नहीं है ना। एग्जाम्पल भी मौजूद है, मैंने अपनी तरफ से भी एग्जाम्पल दे दी। अब एक्सरसाइज सॉल्व करने पे जाते हैं, जो कि आप करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा वाकई बहुत आसान है। मेक अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो अब इसमें क्या करना है, आपने लिखना है, एक कॉलम बनाना है यूँ, सॉरी, आपने कॉलम बनाना है ऐसे, एक तरफ लिखना है फाइनाइट सेट, एक तरफ लिखना है इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट में वो चीज़ें लिख दीजिएगा इनमें से जो फाइनाइट में आती हैं, जो इनफाइनाइट वाली हैं वो इनफाइनाइट में लिख दीजिएगा। और वैसे चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं कि फाइनाइट के आगे एफ़ और इनफाइनाइट के आगे लगा दें। सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान गिने जा सकते हैं जी, फाइनाइट हैं। सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन लाहौर गिनी जा सकती हैं जी, फाइनाइट हैं, बाकी खुद करें। सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ये गिने नहीं जा सकते भाई, ये नहीं गिने जा सकते। तो कुछ तो मुझे बताना पड़ गया ज़्यादा ही, बाकी 2 तो कम से कम खुद कर लो, थोड़ी सी शर्म करो भाई। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आप लिखेंगे ऐसे ही, एक कॉलम बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे एम्प्टी और एक तरफ कहेंगे नॉन एम्प्टी। तो एम्प्टी कौन है, सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन 9 एंड 10। 9 और 10 के दरमियान कोई नंबर है नहीं, कोई नंबर नहीं है, तो ये एम्प्टी हो गया। सेट ऑफ पीपल हु हैड लैंडेड ऑन मार्स बिफोर 1994। 1994 से पहले मार्स में कौन लैंड करा था भाई, कोई भी लैंड नहीं करा था, एम्प्टी सेट है, 0 नंबर है। सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 4 एंड 6 जी है, ये एम्प्टी नहीं है। सेट ऑफ इवन, क्योंकि 5 आता है बीच में। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन नंबर प्राइम नहीं होते या होते हैं। इवन नंबर कौन कौन से थे, 2 4 6 8। तो आपको पता है कि 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम भी है, तो ये नल तो नहीं होगा, एम्प्टी तो नहीं होगा, इसमें खाली 2 तो आएगा, तो ये नॉन एम्प्टी होगा। ठीक है, अच्छा जी, क्लियर कर लूँ, थोड़ा गंदा गंदा ज़्यादा हो गया। अब आगे जो है वो आप थोड़ा सा अपना थोड़ा सा खुद कोशिश करें कि 4 तो मैंने बता दिए यार, अब सारे ही मैं बताऊंगा तो मज़ा थोड़ी आएगा, तो पूरी एक्सरसाइज में सॉल्व कर दूंगा। बात समझा दी मैंने कि क्या करना है इस सवाल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ पेयर्स ऑफ सेट्स विच आर इक्वल फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या करना है जी, इसमें पेयर बनाने हैं कौन कौन से एक जैसे हैं, यानी बहुत सारे सेट्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन से सेट्स एक जैसे हैं, इसका पेयर बनाना है। देख लूँ आगे और तो नहीं दिए, हाँ बस यही है, इनमें से पेयरिंग करनी है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मैं आपको पहले एक का पेयर बना के दिखाता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना है, क्या करना है। जैसे A है 2 3 4, B है 3 4 5। ठीक है, अब बताइए क्या ये
इक्वल हैं, तो आप देखें इक्विवेलेंट तो हैं, ये इक्वल नहीं है। फिर देखते हैं इसका नंबर 2, 149 और 12, 22, 32। ए जो है वो 149 है, बी जो है वो 12, 22, 32 है। तो क्या ये इक्वल हैं? और 3 देखिए, ए इज़ इक्वल्स टू ए बी सी डी ई और बी है सेट ऑफ वाउल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, क्या ये इक्वल हैं? तो तलाश करते हैं अभी। 4 है, ए इज़ इक्वल्स टू 2 और बी इज़ इक्वल्स टू सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। दो भाई, ये बात निकल के आई ना। ये एक ऐसा सेट है जो कि जिसमें दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के जैसे ही हैं, क्योंकि इवन प्राइम नंबर एक ही है जो कि 2 है, और ए में भी खाली एक ही है जो कि 2 है। ठीक है, तो दिस इज़ इक्वल, पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। बाकी ऊपर वाले सारे इक्वल नहीं थे। ठीक है, फिर 5 देखते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 7 लेस देन 30। अब 7 के मल्टीपल लेस देन 30 का मतलब क्या है? 7 का टेबल पढ़ना है। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28। तो 14, 21 और 28 बाकी 30 से कम 7 के हैं। लेकिन इसमें एक मसला है कि 7 के मल्टीपल्स में 7 भी आता है। तो इस ए का जो सेट बनेगा वो बनेगा 7, 14, 21 और 28। तो अभी दोनों इक्वल तो नहीं हुए ना, ये भी नहीं हुआ। अब बाकी भाई आप खुद कर लें, शाबाश, ये तो सारे मैं बता दूंगा। कोई फंस जाए तो मुझसे अलग से पूछ लीजिएगा। आधे आधे सवाल मैं बताता जा रहा हूँ, बाकी थोड़ा सा खुद भी करते जाएं, शाबाश। अच्छा, ये आपको एक शायद कंफ्यूज करे, ये मैं आपको बता देता हूँ। कुछ ये 11 वाला जो है कि एस एम क्यू और एम क्यू एस तरतीब बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एलिमेंट्स सेम है, तो ये इक्वल कहलाएगा। इसलिए मैंने बता दिया कि हो सकता है आपको सवाल है कि ये क्या करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब बाकी खुद कीजिएगा, शाबाश। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या इनमें से कोई इक्विवेलेंट है या नहीं है? इक्विवेलेंट क्या होता है? जिनकी तादाद सेम होती है। ये तो मैं एक भी नहीं करके दिखाऊंगा, ये सारा खुद कीजिएगा। जिन सेट्स में तादाद सेम हो एलिमेंट्स की, वो इक्विवेलेंट है। तो 1 में है कि नहीं है, 2 में है कि नहीं है, जिसमें है उसके आगे इक्वल ई लिख दिएगा, जिसमें नहीं है उसमें नॉन ई या क्रॉस लगा दीजिएगा। ठीक है, ये तो आसान ही है बहुत। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है जी कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ईच पेयर ऑफ सेट्स ए एंड बी, राइट द रिजल्ट सिम्बॉलिकली। ए और बी में क्या रिलेशनशिप है? अभी आपको शुरू की एक्सरसाइज की थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको याद करनी पड़ेगी। बिलोंग्स टू है ना, इज़ अ सबसेट ऑफ। याद आया? ज़रा जल्दी से दिखा दूँ पीछे से ले जाके, फटाफट तेज से पीछे वाले पेज घुमाओ। तो कुछ बातें लिखी थी हमने, ये बात आई थी कि ये एक निशान है जिसका मतलब होता है कि बिलोंग्स टू या इज़ एन एलिमेंट ऑफ, है ना, ये बिलोंग्स टू मैंने बताया था। ये बात अगर नहीं याद आ रही, बिल्कुल भी नहीं याद आ रही, तो पिछली वाली एक्सरसाइज की एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, 1A में मैंने समझाया है। फिर इन्होंने बताई थी कि एक कुछ नोटेशंस और थी, जैसे कि कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, ये रही, इज़ अ, एक सेकेंड हम यहाँ देखें। अच्छा, ये तो नोटेशन की बात हो गई। अच्छा, अब एक गलती हो गई इनसे यहाँ पे बुक में कि इन्होंने जो ये सवाल दिया है ना, ये वाला सवाल कि बताइए सेट के बारे में ए और बी का क्या ताल्लुक़ है। तो ए और बी के ताल्लुक़ के बारे में जो तफसील बता रहे हैं वो तो नीचे बता रहे हैं एक्सरसाइज 1E के अंदर। अब 1E का सवाल है, पूछ लिया 1D में, तो ये सवाल आप नहीं कर सकेंगे जब तक कि आप ये वाली मालूमात ना देख लें, और ये वाला सवाल भी आप नहीं कर सकेंगे जब तक कि आप ये वाली मालूमात नीचे वाली ना देख लें। ठीक है, आप ये कर सकते हैं 3, क्योंकि PAR और PAR बराबर हैं, तो आप कह सकते हैं A एंड B आर इक्वल सेट। ये 1 और 2 कब कर सकेंगे? जब मैं नकली एक्सरसाइज करवा रहा हूँ ना आपको, तो मैं उसके साथ इसको कवर करवा दूंगा याद से। तो ये एक सवाल बुक की गलती है, बुक में इन्होंने एक ऐसा सवाल दे दिया जो आगे एक्सप्लेन होना है, अब दे पीछे दिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 हम कर सकते हैं।
राइट द मिसिंग एलिमेंट इन ईच ऑफ द एकदम इक्वल। लो ये तो बहुत आसान है। इसको इक्वल करने के लिए क्या लिखना होगा यार, ये तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल है। यहाँ पे टी है, टी है, एफ है, एफ है, ऐसे ऐसे, तो यहाँ ओ आएगा तो बराबर हो जाएगा। एक यहाँ बता देता हूँ, टी ओ पी में ओ लिख देंगे। यार ये तो मतलब क्लास 1 का लग रहा है सवाल मुझे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। राइट द मिसिंग एलिमेंट्स टू मीच इक्विवेलेंट बनाने के लिए। वाह 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 वाह, ओहो इतना मुश्किल सवाल। इक्विवेलेंट का मतलब तो और आसान होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो जाएं। 1 2 3 को ए ई एफ से बराबर कर दें, ए ई जी, ए ई के, ए ई पी, कुछ भी डाल दें, कुछ भी डाल देंगे बराबर हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम करना है ना। एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ भी 4 चीज़ें आ जाएंगी, बराबर हो जाएगा। यहाँ पे सी लिख दें, डी लिख दें, ई लिख दें, एफ लिख दें, जो भी लिख दें बराबर हो जाएगा। बाकी दोनों शाबाश खुद करके दिखाइए अच्छे से। तो बहुत आसान एक्सरसाइज थी। सिर्फ ये 2 सवाल थे जो अक्सर बच्चों के फंस जाते हैं, वो इसलिए फंस जाते हैं कि वो अगली वाली एक्सरसाइज की एक्सप्लेनेशन में आ रहे हैं, तो वो मैं तभी समझाऊंगा जब अगला पूरा समझा चुका हूँगा। ठीक है, तो शाबाश, अब जल्दी से एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए। लेट्स सी कि आप में से कौन सबसे पहले और सबसे सही इसको सॉल्व करता है। ओके, फिर किसी और अच्छी सी एक्सरसाइज के साथ आपके साथ मुलाकात होगी अगले लेसन के साथ, जो कि इसका लेसन नंबर है 1E। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।